Hello students, I hope you people are doing well. Welcome back to the channel. We are doing class 11th chapter number 7, that is your production function and return to factor. I hope हमने पिछले जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं. प्लीज़ चेक आउट द वीडियोस बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू स्केल क्या है. ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए. देयर आर टू डिफरेंट प्लेलिस्ट. फॉर क्लास 11th इट इज़ डिफरेंट एंड फॉर क्लास इट इज़ डिफरेंट. माइक्रो मैक्रो अलग अलग बनाई हुई है. आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सीक्वेंस वाइज हर क्लास आपको चैनल पर दी हुई है, तो जाकर प्लीज़ देखिए. ठीक है, हम शुरू करते हैं अब आपका टॉपिक. हम ये ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि आपका डायग्रामेटिकली और टेबुलर फॉर्म में आपका हम रिटर्न टू फैक्टर या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कैसे पढ़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उसके कॉजेज, कि कॉजेज क्या क्या हैं आपके इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के. आइए, पहला है आपका कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपका ये था कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आपके इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, उसको कहा जाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक है, अब देखिए, इसका पहला रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. या अगर मैं फिक्स्ड को काट भी दूं तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स, इसको बोलना ज्यादा सही रहेगा. क्यों? देखिए, दो तरह के फैक्टर्स हैं. एक है आपका फिक्स्ड फैक्टर और एक है आपका वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, अब इन दोनों के फुलर यूटिलाइजेशन से ही तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज की. ठीक है, अब देखिए, हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं, ये आपको पता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल शॉर्ट रन में पढ़ते हैं. अब देखिए क्या है, क्योंकि शॉर्ट रन है तो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे आपका प्लांट है, मशीनरी है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड सो फ्रीक्वेंटली. यू कांट चेंज योर लैंड. ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह रातों रात तो बदल नहीं सकते, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर, मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स सच एज योर लेबर को इस तरह इस्तेमाल करूँगी कि जो मेरी प्लांट है, मशीनरी मेरे पास करंटली अवेलेबल है, उसका मैं पूर्ण तरह से इस्तेमाल कर पाऊँ. तो उससे क्या होगा, जब मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगी तो उससे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के स्कोप्स ज़्यादा हो जाएंगे. समझ में आ गए? ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. अब देखिए, जो लेबर होती है, ठीक है, अगर उन लेबर को मैं उनकी क्वालिफिकेशन या उनके स्किल्स के हिसाब से डिवाइड कर लूँ. मान लीजिए कि कोई एक स्टाफ है जिसमें क्या बोलते हैं, आपकी एफिशिएंट है वो, या मतलब कुछ लोग मेरी बिजनेस में ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन है, उस प्रिंटिंग मशीन के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया कि ठीक है, आप मशीन पे काम करेंगे. कुछ मेरे पास ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं वो, ठीक है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, बीकॉम वगैरह फाइनेंस में अच्छे से करके आए हुए हैं, तो आपका मैं उनको फाइनेंशियल सेक्टर दे दूंगी. ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं. ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, लोगों के कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगी, उनको स्टाफ मैनेजमेंट का काम दे दूंगी. ठीक है, अगर मेरे स्टाफ में कियोस नहीं होगा तो क्या होगा,
आपका जो मुझे जो काम अच्छा लगता है और जो मुझे आता है उसे मैं और अच्छे से करूंगी। होता है कि नहीं? ठीक है, अब जो काम आपको पसंद नहीं है, ठीक है, वो आपको दे दिया जाए तो आप अच्छे से करोगे नहीं, आप सोचोगे यार जल्दी जल्दी करो, खत्म करो इस काम को। पर जो काम मुझे पसंद है उसको मैं और मन लगा के करूंगी और अच्छे से करूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैंने अपनी लेबर को डिवाइड कर लिया, जिसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। थर्ड है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। अब देखो इसी से रिलेट करके पढ़ते हैं। मशीनरी वाले जो आपका लेबर था, जो बहुत अच्छे मैकेनिकल पोर्शन में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। अब क्या है, आपका लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, और आपका मशीन क्या है, एक फिक्स्ड फैक्टर है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। लेबर हैंडल कर पा रही है मशीन को, और मशीन काम कर पा रही है उन लोगों के साथ जिनको मशीन चलाना अच्छे से आता है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ऑटोमेटिक मशीन जो हमारे घर में होती है, और सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन इजी टू यूज है, आपको पता है 4-5 बटन होते हैं, मुश्किल से 4 बटन होते हैं। एक वॉश का, एक ड्रेन का है, एक आपका रिंस का है, ठीक है, और एक आपका जेंटल या हार्श वॉश का है। ठीक है, 4-5 बटन होते हैं। वेयर एज अगर मैं उसमें चली जाऊँ फुली ऑटोमेटिक, उसमें बड़े सारे बटन होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक चलानी आती है, अच्छे से कपड़े धुल लेते हो आप लोग। अब जिनको ऑटोमेटिक चलानी नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कैसे चलाएं इसको, तो वहां पे क्या होता है, मशीन हमें नहीं समझ पा रही, हम मशीन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर फैक्टर्स। तो जहां पर फैक्टर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहां काम एफिशिएंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा दोनों के बीच में तो आपका काम आसान। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब ये है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लग गया है, ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट आपका अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज क्यों होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज में मैं मोर एंड मोर इनपुट डालती जाऊंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी एफिशिएंसी 0 हो जाएगी या कम होने लग जाएगी। सेम एज भूख थी 2 रोटी की, 2 रोटी आपने खा ली, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मम्मा ने बोला एक और रोटी खा ले चल, तो चलो जैसे तैसे करके आपने एक रोटी और खा ली। अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। जैसे ही आपने 4th और 5th रोटी खाओगे क्या होगा, वॉमिट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, निकल गया सब कुछ बाहर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फैक्टर जो है फिक्सिटी ऑफ दी फैक्टर्स, यही मतलब है इस चीज का कि ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हमारे पास हर चीज की एक कैपेसिटी है, फिक्स्ड है कैपेसिटी। अगर उससे बढ़कर हम उसमें इनपुट डालते रहेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे रिटर्न्स मुझे डिमिनिशिंग या कम मिलने लग जाएंगे या 0 मिलने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट्स। अब देखिए इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट्स, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है आपका कि क्या फिक्स्ड फैक्टर या क्या वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है, देखो फिक्स्ड है आपके और ये आपके वेरिएबल है। फिक्स में आता है मशीनरी, लैंड आ गया, ठीक है, वेरिएबल में आ गया लेबर, चलो कैपिटल भी लिख देती हूँ। अब मशीनरी जो है मेरे पास वो नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, पुराने जमाने की है, उसकी जगह मैं लेबर यूज कर दूँ, ठीक है। तो जितना काम मशीनरी कर सकती थी क्या उतना काम लेबर कर सकती है? कर सकती है, नो डाउट, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। जहां आपकी मशीनरी कुछ सेकंड्स में वो काम कर सकती थी,
आदमी उसको कुछ आवर्स में कर पा रहा है। तो क्या यहाँ पर मशीनरी को सब्स्टिट्यूट कर पाया लेबर? नहीं कर पाया। अब यहाँ आ गई लैंड, मेरे पास जगह नहीं है अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करने के, आई डोंट हैव स्पेस बट आई हैव मनी। तो क्या मैं एफिशिएंसी बढ़ा सकती हूँ? सिर्फ पैसे है, जमीन नहीं है। अब क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आप लैंड को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? क्या कैपिटल को लैंड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? ठीक है, या इसमें उल्टा कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास मशीन है, उसको चलाने वाले लोग नहीं है, मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फैक्टर्स है उनके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसकी वजह से भी क्या आता है आपका केस, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का। दूसरी बात, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वॉशिंग मशीन वाला, सेमी ऑटोमेटिक के साथ भाई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं मेरे, मुझे पूरी तरह चलानी आती है, जल्दी से फटाफट कपड़े धुल लेते हैं। ठीक है, वेयर एज योर फुली ऑटोमेटिक में समझ में ही नहीं आता कि यार कौन सा बटन दबाना है, सरफ कहाँ कितना डालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता नहीं लगती। तो वहाँ पे क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन है आपके फैक्टर्स के बीच में। ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में ही, वेरिएबल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है आपका। अब मेरे पास मशीन है, रखने के लिए जगह नहीं, पुअर कोऑर्डिनेशन, राइट, आई डोंट हैव एनी कोऑर्डिनेशन। मशीन है लेकिन जो लोग हैं वो इतने एफिशिएंट है ही नहीं कि वो उस मशीन को हैंडल कर पाए। ठीक है, पैसा है, जगह नहीं है, या जगह है तो पैसा नहीं है। तो फैक्टर्स के बीच में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो भी आपका ये केस हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल वाला। ठीक है, अब आ जाती है आपकी अजम्पशंस। मतलब इस लॉ को पढ़ते हुए आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है आपका शॉर्ट रन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले भी मैंने यही कहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट रन के केस में चलता है, लॉन्ग रन के केस में नहीं। क्योंकि लॉन्ग रन में तो हम सब कुछ बदल सकते हैं, वेरिएबल सब कुछ आपका वेरिएबल फैक्टर हो जाता है, जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो भी वेरिएबल में बदल जाते हैं। तो फिर तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रहा ही नहीं उस केस में। तो शॉर्ट रन में हम इसे पढ़ते हैं, इसीलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है वन वेरिएबल फैक्टर। एटलीस्ट आपके पास एक वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए, भले ही आप दूसरे फिक्स्ड रख सको। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ तो चीज होगी जो आप बदल सकते हो। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, चलो कैपिटल जिसका आपका ऑर्डर आया उसे एडवांस ले लिया। लैंड आप नहीं बदल सकते। ठीक है, मान लीजिए लेबर भी अरेंज नहीं हो पा रही है और एंटरप्रेन्योर दिमाग में, चलो ये भी आ गया, आइडिया भी आ रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन जो है आपके पास होना चाहिए वेरिएबल फैक्टर, बाकी फिक्स्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस यूनिट्स। द वेरिएबल यूनिट्स आर आइडेंटिकल इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी आपकी एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट इनपुट प्राइस। The price of the factors of production do not change during the period under consideration. जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्राइस नहीं बदलना चाहिए, उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहेगा तभी कोई कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सम इनपुट्स। ये वही सेम है कि आपको कुछ इनपुट्स या कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा या फिक्स्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अजम्पशंस में पहला क्या है आपका शॉर्ट रन, वन वेरिएबल फैक्टर, होमोजीनियस यूनिट्स, कांस्टेंट इनपुट प्राइस, और दूसरा आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ सम यूनिट्स। समझ में आया? अजम्पशंस भी आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से लर्न करना।
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आ जाता है आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। देखिए वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी, बस थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको रिलेशन बता देती हूँ बिटवीन योर टोटल प्रोडक्ट एंड योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट केस था हमारा उसमें क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाला आपका वो जो केस था उसमें क्या हो रहा था, एमपी राइज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर टीपी भी इंक्रीज हो रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट पे। देखो बढ़ रहा है ना ऊपर और काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये इस तरह बढ़ रहा होता तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्लोप है वो क्या हो रहा है, स्टीप होती जा रही है और इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, बिफोर सॉरी मैं भूल गई, आपका ओ एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर लिया है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर आप यहाँ पे ले सकते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदल रहा हो, जैसे लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा केस है आपका जब आपका कांस्टेंट होता है एमपी, तो आपका टीपी के साथ क्या हो रहा होता है, टीपी भी आपका बढ़ रहा होता है लेकिन कांस्टेंट रेट पर। अब देखिए ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तरह भी आ सकता है, ठीक है, या आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आ सकता है कि इंक्रीजिंग एमपी इक्वल्स टू डैश टीपी। टीपी में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है एट इंक्रीजिंग रेट। इस तरह से पूछा जा सकता है, या टीपी का गिवन होगा एमपी का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, थर्ड केस आता है जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल वाला केस आ जाता है, जहां पर आपका एमपी डिक्लाइन होने लग जाता है। यहाँ पर भी टीपी आपका इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, डिमिनिशिंग रेट पर। ऐसे ही था ना हमारा कुछ, टीपी यहाँ से बढ़ रहा था और फिर ऐसे करके आ रहा था। तो ये वाली जो स्लोप है आपकी, देखो ये वाली, यहाँ पर लेट्स यूज द डिफरेंट पेन, ये वाली जो स्लोप है ये है आपकी डिमिनिशिंग वाली स्लोप। ठीक है, टीपी वाला था ना ये केस आपका, ठीक है, ये वाला आपका सी केस। अब क्या हुआ, अब ये हुआ आपका डी और लास्ट केस में कि आपका एमपी जो है वो 0 हो गया या नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी एक नेगेटिव केस में यहाँ पर आ गया था ना आपका एमपी। तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जब आपका नेगेटिव होता है एमपी इज नेगेटिव, तो आपका क्या हो रहा, सॉरी जब आपका एमपी 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पे, तो टीपी आपका मैक्सिमम पर होगा। मतलब ये भी इसकी मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट था ना इसका 15, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो 15 इसका मैक्सिमम पॉइंट था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो एमपी था वो यहाँ पर था, 0 पे था। अब जैसे ही एमपी मेरा नेगेटिव में आया था, यहाँ पर कहीं पर एमपी आ गया था, ठीक है, इस तरह से स्लोप बन रही थी उसकी। एमपी जैसे ही मेरे नेगेटिव पे आया, आपका टीपी नीचे की तरफ झुकने लग गया, मतलब अब ये स्टार्टेड टू डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हेन योर एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, अब आपका एमपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टीपी इंक्रीज हो रहा है एट योर कांस्टेंट रेट। ठीक है, थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था व्हेन योर एमपी डिक्लाइंस, नीचे की तरफ अब एमपी आने लग गया है। ठीक है, तो टीपी आपका अभी भी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट पर। लास्ट केस क्या था, लास्ट केस था जब आपका एमपी 0 होगा तो टीपी होगा मैक्सिमम। ठीक है, और आपका जब एमपी नेगेटिव पे चला जाएगा तो आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग जाएगा। समझ गए बात? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, वरना आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
आज से एग्जाम्स हो गए हैं स्टार्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास विद योर क्लास +2।